हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक का नाम है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में भी रहा है। जी है किससे आपको पता होगा, ये संबंध रखता है किससे? ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट, इससे इसका रिलेशन है, इससे संबंध है। अब देख लेते हैं है क्या। चलिए अब हुआ क्या है कि 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो ये ओबीसी से आपका इसका बात करता है, राज्य सरकारों की राइट की बात करता है जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं। ओके, इन्होंने क्या किया, राज्यसभा से पास हो गया, 187 मेंबर ने पास किया, लोकसभा से पास हो गया, 386 मेंबर ने पास किया। किसी भी व्यक्ति ने इसके अगेंस्ट नहीं कहा, सभी ने यस किया इस पर्टिकुलर बिल को। अब ये इस बिल को लेके आने का मकसद क्या था, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इवन ये बिल रखा किसने? ये बिल रखा है हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी ने ये बिल रखा है। अब मतलब समझिए इस बिल को हम लेके क्यों आए हैं, वाई इज इट नीडेड। इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये बिल और एक्ट क्या है, क्योंकि हम पढ़ते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाए तो वो कितने हैं, टोटल 104 हैं। ओके, तो सर ये 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 127 कैसे हो गया? बच्चे समझने एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल होता है। जब ये लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, जब फाइनली दोनों सदनों से पास हो जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट के क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो याद रखना ये भी अब पास हो चुका है, तो प्रेसिडेंट के बाद साइन जब हो जाएंगे तो ये 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे बन जाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब इस मुद्दे के ऊपर आते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए तुमको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, पहले जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, स्टेट्स को ये पावर दी गई थी, वो खुद डिसाइड कर सकते थे कि कौन सी कास्ट को बैकवर्ड कास्ट रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आते हैं, उसने इस चीज़ को जो पावर थी स्टेट की उससे उसको छीन लिया। अब समझिए वो जजमेंट कौन सी है। वो जजमेंट थी किसको लेके? मराठा रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन को लेकर वो जजमेंट थी। हुआ क्या था, मराठा ने कमेटी बनाई महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे इन्होंने उस कमेटी ने जो मराठा कैटेगरी है, मराठा को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया, सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट में। ओके, जिसके कारण क्या हो गया, इनकी जो कुल रिजर्वेशन है इनके राज्य का वो 68% के आसपास पहुंच गया। अब देखिए, अब जजमेंट आती है, जिसने पिटिशन डाले, याचिका डाले, वो कहता है व्यक्ति कि भाई इंदिरा साहनी जो केस है, इंदिरा साहनी जो केस है जो 1992 में आया, उसके अनुसार जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकती। ओके, अब सुनिए, अब फिर बाद में क्या होता है, बाद में इवन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आपका महाराष्ट्र का रिजर्वेशन है इसको मानेंगे नहीं, वैलिड नहीं है। और साथ में वो क्या देता है, वो साथ में वो हवाला देता है किसका? 102nd अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट ऐसा क्या है जो कह रहा है, सुनिए 102nd अमेंडमेंट थोड़ा देख लेते हैं। ये है आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। अब देखिए इसमें कुछ आर्टिकल्स है, 338 है, 342A है, या आर्टिकल 342 है। ओके, कुछ ये आर्टिकल है। अब समझिए यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो कहते हैं कि देखिए जो आर्टिकल 342A है और साथ ही बाकी अन्य आर्टिकल्स में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज अथॉरिटी, कि प्रेसिडेंट वो अथॉरिटी है जो इन द कंसल्टेशन विद गवर्नर हु विल डिसाइड कि एक सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस किसे कहने हैं, ना कि स्टेट। समझे? अब यहाँ से इस अमेंडमेंट ने कहीं ना किसी रूप से स्टेट से वो पावर ले ली जो अपने तरफ से वो सोशली और इकोनॉमिकली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास वो घोषित करते थे। तो ये इशू था। अब मुद्दा क्या था, अब स्टेट को देखो, हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल में पावर का विभाजन, तो राज्य सरकार को भी अपने हिसाब से कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसी को तहत इस पावर को के द्वारा सेंटर की जो दो पावर का विभाजन है, स्टेट को जो पावर मिले, इसके लेके आया गया 127 कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल में क्या क्या पॉइंट है बता देते हैं। अगर ये बिल आता है तो पहली बात जो ऑलरेडी हमारे क्लोज है आर्टिकल 342A के, इन दो क्लोजेज में बदलाव आएगा, साथ में एक नया क्लोज जोड़ा जाएगा क्लोज 3। ओके, इसके अलावा जो कुछ और आर्टिकल्स हैं हमारे 36626C एंड 338B, इनमें भी बदलाव आएगा। अब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि इसके बाद अगर ये अपना एक्ट बन जाता है, एक्ट करने के बाद स्टेट जो राज्य सरकारें हैं उनके पास पावर आ जाएगी क्या, ओबीसी के लिए, जो मैंने बताया आपको। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, अमेंडमेंट इज फाउंड नेसेसरी टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी। देखिए इस अमेंडमेंट के बिना वो संभव था ही नहीं, तो इसीलिए ये अमेंडमेंट लेके आना जरूरी हुआ। ओके, तो ये आपके सामने बताया गया है इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बात की है। तो भैया ये अगर हमारा अमेंडमेंट पास होता है तो जो एक्ट बनता है, जो यकीनन बनेगा, उसके बाद जो स्टेट की जो पावर है, जो पर्टिकुलर क्लासेस को जो रिजर्वेशन देते हैं, वो हो पाएगी उनके पास। इस बात को आप याद रखिएगा। अभी क्लास खत्म करने से पहले कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ, मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। देखिए पहली बात, भारतीय संविधान में भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 368। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमारा इस बिल में बताया गया है। इसमें 3 तरह से बताया गया है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को चेंज कर सकते हैं, उसको बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए एक तो चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी, एक चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। ओके, एक चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, जो राज्य सरकार है उनकी भी परमिशन चाहिए होती है। तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल होता है उसको कैसे पास करवाया जाता है। तो फिलहाल जो इसकी बात करते हैं, इसके लिए हमने स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2/3 मेंबर, ये क्या हो, टोटल सीट्स के प्रेजेंट हो। ओके, इतने मेंबर कम से कम क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए, और बाद में इनका क्या हो, बाद में इनका वोटिंग हो। ये आपके 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसी प्रोसीजर से पास किया गया। तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।